डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। यह पीड़ा, यह दर्द, यह क्रोध और यह आवेश उस बेटी का है जो अपने बीमार पिता को लेकर चारों तरफ अस्पताल के चक्कर काटती रही, लेकिन न उसे डॉक्टर मिला और ना ही बेड। और अंतोगत्वा उस बेटी के समक्ष ही अस्पताल की दहलीज पर उसके बीमार पिता ने दम तोड़ दिया। और हाय रे दुर्भाग्य कि इन सारे घटनाक्रमों के बीच उस अभागी बेटी के समक्ष पड़ गए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। अस्पताल का प्रांगण हो, सामने डॉक्टर हो, लेकिन एक बेबस पुत्री यदि अपने पिता को नहीं बचा पाए और उसका पिता अस्पताल के चौखट पर दम तोड़ दे, तो उसकी बेबसी और लाचारी की कल्पना क्या हम और आप कर सकते हैं? हाँ, इन सारे घटनाक्रमों के बाद अब हम यह कहकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, या फिर इस घटनाक्रम के बाद जो भी पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि पिता ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था, तो घटना के बाद अब तो कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि बाप उस अभागी बेटी का मरा है, हमारा और आपका नहीं। तो बयान देने में किसी का क्या जाता है? क्या इतने असंवेदनशील हो गए हैं हम, या फिर हमारा दिल अब पत्थर का हो चुका है? हमारा उद्देश्य मंत्री जी को, सरकार को, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, क्योंकि एक हद तक तो यह सही है कि मंत्री, प्रशासन, सरकार तत्काल कुछ नहीं कर पाई जैसा घटनाक्रम जिस तेजी के साथ घटा, लेकिन क्या इसके लिए हम और आप जिम्मेवार नहीं हैं? क्या यह हमारा फर्ज नहीं बनता है कि इस झकझोर देने वाली घटना के बाद हम और आप अपना आँख खोलें और एक दूसरे को इसके लिए प्रेरित भी करें? इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को कटघरे में खड़ा करना नहीं, वरन सबकी आंखें खोलना है, क्योंकि यदि हमारा और आपका बाप मरेगा तो क्या हमारी आंखें खुलेंगी? क्षमा चाहता हूँ इस तरह के वक्तव्य के लिए, लेकिन यदि हम नहीं जागे तो इस तरह के वक्तव्य को, इस तरह के घटनाक्रम को भविष्य में नहीं रोका जा सकेगा। आज इसी पर सोचने की ज़रूरत है, इसी पर मंथन करने की ज़रूरत है और इसी पर सरकार और प्रशासन को झकझोरने की ज़रूरत है। और यदि आज हमने सरकार को, प्रशासन को और इस समाज को नहीं झकझोरा, तो उस अभागी बेटी के बाप के बाद मेरे बाप का नंबर होगा, फिर आपके बाप का नंबर होगा, और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम और आप जागेंगे नहीं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम और आप जागें और तत्काल जागें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ वोट देना और सरकार चुनना नहीं है। आप एक बात जरूर गौर फरमाएं कि हमारा अस्तित्व कब तक? जब तक हमें वोट देना होता है, लेकिन जब हमारे माँ,
हमारे पिता, हमारा भाई, हमारी बहन या हम खुद व्यक्तिगत समस्या में उलझ जाते हैं तो हम कितने अकेले पड़ जाते हैं और कितने अकेले हो जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती, ऐसा कोई सिस्टम नहीं खड़ा किया जा सकता कि समाज में जब किसी अभागी बेटी को, किसी अभागी पत्नी को सहायता की जरूरत हो, इस तरह की मदद की जरूरत हो, तो हम सभी एकजुट होकर, एक साथ खड़ा होकर उनकी मदद कर सकें और एक नए भारत का, एक नए झारखंड का निर्माण कर सकें। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे साथ, आपके साथ या समाज में किसी के भी साथ इस तरह की घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन प्रार्थना करने से केवल नहीं होगा। जब माननीय उच्च न्यायालय ने कोरोना के जंग की तैयारी को लेकर प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता था? क्या हम नहीं जानते थे कि आज कोरोना का कहर जो है अपने चरमोत्कर्ष पर है? तो क्या हमारी तैयारियों का स्तर इतना ऊंचा ना हो कि फिर हमें कभी किसी बेटी के आंसुओं का आह ना लेना पड़े, किसी गरीब के आंसुओं का दर्द हमें ना झेलना पड़े? इसके लिए हमें अभी से ही तैयार होना होगा और कोरोना से लड़ाई का जो स्तर है, उसके तैयारियों का जो स्तर है, उसे इतना ऊंचा उठाना होगा कि फिर कोई बेबस इंसान इस तरह से बेबसी की मौत ना मरे। कोरोना के खिलाफ स्वदेशवाणी के इस जंग में आप हमारा साथ दें और यदि आप चाहते हैं कि हजारीबाग के इस बेटी के साथ न्याय हो और फिर दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, तो आइए हम न सिर्फ विचार करें बल्कि एक साथ प्रण लें कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि फिर समाज में ऐसी घटनाएं हमारे समक्ष खड़ी ना हो। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें? मंदिर का इंटरव्यू लेने को जाते हैं, तुम आधा घंटा एक घंटा से एम्बुलेंस लेके क्या बुला रहे? क्यों चले? यहाँ से 8 बजे तक इतना खराब है, डॉक्टर मना हो रहा है लोग। स्वदेश वाणी।